वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। ये तहरीम खान क्लासेज की पूरी टीम है जो आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रही है, जो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। आपका कॉन्सेप्ट हर फील्ड में क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आप हर कंपटीशन को क्वालिफाई कर लें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जा सके। आज के इस लेक्चर में, या आज यूँ कह लें कि आज से मैकेनिक्स की एक सीरीज शुरू हो रही है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आते हैं, खास तौर से नीट और जेई में। हम उसको इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत डीप से पूछे जाते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है? इस चैनल का मोटिव यह है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आप क्वेश्चन को रटे ना, कॉन्सेप्ट को रटे ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए और आप किसी भी एग्जामिनेशन को, चाहे वो जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसको आप क्लियर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं कि मैकेनिक्स है क्या चीज। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, छोटा नहीं है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि बिना मैकेनिक्स को हम पढ़े हुए और फिजिक्स को हम समझ लें, तो ये इम्पॉसिबल है। आप फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे, रट लेंगे बट समझ नहीं पाएंगे। मैकेनिक्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। दोनों नाम आपने सुने होंगे। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ कि इसमें हमको उस काज को नहीं फाइंड आउट करना होता है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। जैसे हमको फोर्स नहीं काउंट करना है, फोर्स हमको कंसीडर नहीं करना, ना इसमें फोर्स लग रहा है। जैसे क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इट्सेट्रा। डायनामिक्स में आते हैं। डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम उस काज का, उस कारण का पता करते हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। इसमें दो चीजें हैं, फोर्स है और इनर्शिया है। तो हम इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट पहले करते हैं काइनेमेटिक्स से। डिस्टेंस आपको पता है, सारी कंफ्यूजन होती कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट में। और एग्जामिनर हमको उलझाता किस में है? हमको उलझाता है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे? सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और एग्जामिनर यहीं से हमको फंसाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वर्ड पे आप गौर करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को लिख देता है कभी कभी मिनिमम डिस्टेंस। तो हम पकड़े रहते हैं कि शॉर्टेस्ट लिखा था बट मिनिमम आ गया, या इसी की जगह पे वो पूछ लेगा लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस, तो हम ये जान लेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ही पूछ रहा है। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है इसकी मीटर। जिस यूनिट में हम डिस्टेंस को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसी यूनिट में हम डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करेंगे। बट हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें, हम डिफरेंस समझ लें अगर, तो हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी है, स्ट्रेट, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे आप इसको देखें आप, एक बंदा है जिसको ए से बी तक जाना है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो ऐसे घूम के जाए, ऐसे जाए, या दूसरा रास्ता क्या है? सीधा जाए। या अगर वो नहीं भी जा रहा है सीधा, तो ये तो हुआ डिस्टेंस, मतलब जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो आपका एक्चुअल पाथ है, वो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाती है। और यहां से यहां तक पहुंच गया, तो इसके और इसके बीच की जो सीधी दूरी है
मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से दो चीजें आपको देखनी है। इसमें आप देखें, ये इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो ये तो इसका पाथ हो गया ना, ये इसका रास्ता हो गया, जिधर से वो गया वो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके बीच का एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस, या आप कह लें एयर डिस्टेंस, या आप कह लें सीधी दूरी, क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको यही देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है, किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये रिलेशन कि क्या इसमें मिसिंग है, एक चीज इसमें मिसिंग है वो आप ध्यान रखेंगे, फिर आगे भी हम आपको बताते हैं। यहां आप देखें, ये बच्चा है, इसको घर यहां तक जाना है, तो ये जाएगा पहले यहां, फिर जाएगा यहां, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप सीधा मिला देंगे, वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया। अगर मान लीजिए कि ए से बी तक हमको जाना है, एक बंदा सीधा गया, एक बंदा इधर से गया, एक बंदा इधर से गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। चाहे आप इधर से जाएं यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट सेम, यहां से यहां जाए तो डिस्प्लेसमेंट सेम, और अगर यहां से यहां तक जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा, ए बी ही होगा। यहां तक समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, एग्जामिनर आपको घुमा नहीं पाएगा, आप घबराएंगे नहीं कि एकदम घबरा उठें कि आप क्या करें। देखो टाइप 1 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अब यहां एक नई चीज आ गई, रेफरेंस पॉइंट। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है, इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर। अब हम देख कहां से रहे हैं उसको, यहां से, यहां बैठ के आप देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 मीटर, और डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी हो गया 4 मीटर। मतलब एक हमको नई चीज मिल गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। ठीक, पहले वाले में क्या लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, बट यहां बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, और छोटा, छोटा तो होना ही होना है, बड़ा नहीं हो सकता। रेफरेंस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि आप इसको यहां से मेजर कर रहे हैं, यहीं से आप देख रहे हैं, और पार्टिकल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो यहीं से मूव ही कर रहा है, तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिस्टेंस भी 4 मीटर। अब सेकंड टाइप में कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन नॉट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अब वो यहां से, अब रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए ये है, आप देख रहे हैं यहां से, इसको लिख देते हैं ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, देखो यहां से ये था 4 मीटर, जहां से आपने ऑब्जर्व उसको करना शुरू किया, आप यहां बैठे हैं, ऑब्जर्व इसको कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से वो मूव नहीं कर रहा है, और लास्ट जो फाइनल स्टेज है उसकी वह है 12 मीटर, जहां जाके वो रुका। तो अब देखो रेफरेंस पॉइंट बाहर है, नहीं है, बिल्कुल बाहर है। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो वो चला कितना, इतना ही तो चला, तो पूरी लेंथ कितना है 12 मीटर, और पहले कहां वो था 4 पे, तो कितना आ गया 8 मीटर। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे 12 मीटर। क्यों, क्योंकि फट से कहेंगे कि यहां से मेजर कर रहा है, तो हमको इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जबकि रेफरेंस पॉइंट कहां है, बाहर है, रेफरेंस पॉइंट कहां है, बाहर है। तो हमको एक चीज पहले क्वेश्चन में यह समझना है कि उसका रेफरेंस पॉइंट कहां है, क्या रेफरेंस पॉइंट से ही चलना स्टार्ट करता है या रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट नहीं करता। रेफरेंस पॉइंट
वैरी कराने से डिस्प्लेसमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। मान लो इसका रेफरेंस पॉइंट हम यहां दे देते हैं, आप यहां बैठे हैं और डिस्टेंस दिया हुआ। अब क्या होगा, अब इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए होंगे। क्या दिया होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए का कोऑर्डिनेट 2 3 है और इसका है 4 6, जहां वो जाके रुका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कितना निकालेंगे। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 2 और 6 - 3 ये हो गया 3। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3। समझ आया, ठीक। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड इसका चाहिए तो इन्हीं का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, 4 9 ये हो गया 13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 13 यूनिट। ये तब काम करेगा जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको दिया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 3। टाइप 3 में हमको देखना क्या है, कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बट डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही। इसका यह मतलब हुआ कि सीधा जा रहा है, ये ए है और ये बी है, ये सीधा कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब यहां से ये टर्न नहीं हुआ, टर्न नहीं हुआ। तो हमको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे। मान लीजिए ये 6 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 मीटर और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ये भी हुआ आपका 6 मीटर। तो एक चीज हमको क्या पता चली, एक चीज हमको ये पता चली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन में भी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आप देख लें, अगला टाइप क्या है। अगला टाइप यह है कि जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, बॉडी मूव कर रही हो और डायरेक्शन उसका चेंज कर रहा हो। जैसे देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी लेंथ कितनी है 100, इसकी लेंथ है 100 मीटर। डायरेक्शन चेंज हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हुए फिर यहां चला आया, कहां पे, सी पे चला आया, तभी तो डायरेक्शन चेंज हुआ। ये कितना, ये है 20 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिखा, क्या सीखा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस। इनिशियल कितना 0, फाइनल कितना, ये यहां है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितना हो गया 80, कितना हो गया 80 मीटर। ठीक, इतनी बात समझ आई। कहां से आया 100 - 20, कितना आ गया 80। कब, अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा कि 100 तो इधर चला और 20 इधर बैक आया, ये कितना हो गया 120 मीटर। कौन मोर हो गया, कौन ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। ठीक, अब आ जाएं इसमें, इस क्वेश्चन में देखें, एक बंदा है जो इस साइड चल रहा है 5 मीटर और इस साइड चला 12 मीटर। ठीक, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बंदा कहां से कहां गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस के लिए आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो गया AC। AC जो डिस्टेंस है या AC की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी।
निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लें, AC स्क्वायर इक्वल, या ऐसे कर ले AC इक्वल अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस आपको आता होगा। AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, BC 12, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 169, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ गया 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 13 मीटर। अब डिस्टेंस अगर हम देखें तो गया कैसे कैसे, ये 5 और ये 12, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 17 मीटर। यहां भी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो हमारी समझ में क्या आया कि अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होगा देन डिस्टेंस के। अभी आगे हम आपको लिखा देंगे, परेशान ना होइए, खाली चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, इसमें कह रहा है एक बच्चा है, ए मैन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन टू पॉइंट सी एंड फाइनली टू पॉइंट डी। क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहा है ए मैन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक जाता है, फिर क्या हुआ, देन पॉइंट सी, फिर सी पे जाता है, देन कहां तक आता, फाइनली डी पे, तो डी पे आके वो रुक जाता है। ठीक, सोन इन द अपोजिट डायग्राम, ये डायग्राम में दिखाया गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द मैन। ठीक, तो अब देखो यहां से चला और यहां रुक गया, इधर से जाके, ये रेक्टेंगल है तो 50 ये है तो 50 ये भी होगा। ठीक है, 50 ये है तो 50 ये भी होगा। अब हमको चाहिए क्या कि जहां से स्टार्ट हुआ और जहां जाके रुका उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया AD, और AD की वैल्यू कितनी है 30 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल और पैरेलल होंगे। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 मीटर। अब डिस्टेंस हम देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो 50 इधर चला, 30 ऊपर गया, फिर 50 बैक आया, तो कितना आ गया 130 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर और डिस्टेंस हो गया 130। कॉन्सेप्ट इतनी समझ में आई। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह घुमा सकता था, अगर डायरेक्शन हम बना दें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो ऐसे कह देता कि एक बंदा है जो ईस्ट में 50 मीटर गया, फिर नॉर्थ में 30 मीटर गया, फिर वेस्ट में 50 मीटर आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये डायरेक्शन है इसका, जिधर से आप मिला रहे हैं ना इनिशियल और फाइनल, ऐसे मिला रहे हैं, तो ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 30 मीटर और डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर होगा। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर मान लो ये 50 के बजाय 60 हो जाता, ये किधर आ जाता, वो ये कहता कि 60 मीटर इधर आ गया, तो 50 ये तो है ही है, तो 10 इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या नहीं पता। ठीक, ये देखो वो 30 है तो ये भी 30 है, तो अब ये फिर हाइपोटेनस बन गया। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इसको। AE कितना होगा, AE अंडर रूट, ये हो गया 900 और ये हो गया 100, कितना हो गया 1000। 1000 का मतलब 10√10 मीटर। तो ये वैल्यू हो गई डिस्प्लेसमेंट में की। कब, अगर वो 60 मीटर कहता कि वेस्ट की तरफ गया तो 50 ये होगा, 10 और बाहर जाएगा। इस तरह करके हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जब डायरेक्शन दिया होता, वो ये देगा नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, इस तरह गया। कह रहा ए मैन वॉक्स, आप हमेशा याद रखेंगे
कि नॉर्थ हमेशा अपवर्ड साइड होता है, इस तरह आप बनाएंगे। नॉर्थ किधर होता है? अपवर्ड साइड में। मैं बना लिया ए मैन वॉक्स 3 मीटर ईस्ट, तो अब 3 मीटर ईस्ट गया, ये गया 3 मीटर, ये ईस्ट है ना, हाँ ठीक। अब कह रहा है और 4 मीटर नॉर्थ गया, अब ये 4 मीटर नॉर्थ गया, यहां से चला ओ से, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। अब डिस्टेंस कितना वो चला, डिस्टेंस कितना गया, 3 ये गया 4 ये गया, तो डिस्टेंस हो गया 3 + 4 ये हो गया 7 मीटर। अब कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो जहां से स्टार्ट किया था वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा और आपने फट से स्टार्टिंग पॉइंट से खींच के निकाल दिया। अगर वो खाली यहां से पूछ ले, तो अगर वो ये कहता कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट बी से कितना होगा, 4 मीटर होगा। वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, कहां से पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है ना, तो जहां से पूछ रहा है उसको ना इंड वाले को मिलाओगे। अगर बी से पूछता तो 4 ही मीटर होता। तो अब देखिए फिर ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा लीजिए। तो ये बना ओसी, ओसी हमको चाहिए, तो ये 16 और +9, ये बना 25, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। अब डायरेक्शन पूछता है, तो जब डायरेक्शन पूछे तो इसको मान लेते हैं हम थीटा, तो tan थीटा लिख दीजिए, ये हो गया 4/3, तो थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 4/3। कहाँ, फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से ही ना, इस वाली लाइन से ना मेजर कर रहे हैं आप, तो ईस्ट से ही हम मेजर कर रहे हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम ईस्ट। या इसी को दूसरी तरह लिखते हैं, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या हुआ, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना, tan इनवर्स 4/3। अब देखें इस क्वेश्चन को, अभी तक तो आपने सीधा सीधा देख लिया था। कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पाथ ABCD। एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ABCD, मतलब A से पहले B पे जाता है, फिर B से C पे जाता है और C से D पे जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B। ये जरूर लिखा होगा A to B, चाहे A to B लिखे हो, A to D लिखे, या फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल। तो आप क्वेश्चन को पहले सावधानी से पढ़िएगा, केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, हम सीधा मिला के हमको कुछ बन भी नहीं पा रहा है। फिर हालांकि इसमें तो सीधा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे यहां से मिला दें तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है, मिला के देख लीजिए, मिल जाएगा। तो हमको AD चाहिए, क्या चाहिए हमको, AD चाहिए। तो AD दो चीजों से मिलकर बना है, AB + BD। तो अब BD कैसे निकालें, देखो ये 90 डिग्री और ये दिया है 5√2, ये दिया है 5√2। तो BD हम देखें तो BD स्क्वायर ये कितना होगा, √5√2 का स्क्वायर और +5√2 का स्क्वायर, पाइथागोरस से ये कितना बचा। तो हम क्या निकाल देंगे, AD देखो AB कितना है 5 और BD कितना आया है 10, ये हो गया आपका 15 मीटर। ऐसा इसलिए हो गया कि देखो ये दोनों साइड सेम हुए, ये दोनों साइड सेम है, तो आपने इसको निकाल लिया। बट अगर दोनों के साइड सेम ना हो और एंगल दूसरा दिया हो, तब क्या करेंगे आप, तो उससे अच्छा है कि अभी वो तरीका हम यहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चूंकि यहां से पूछ रहा है तो इसी को हम रेफरेंस मान लेंगे। तो आपने साइंस में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा एंगल पे है, ये मान लो वेक्टर A है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो थीटा से लगा है वो A cos थीटा, और जो थीटा से दूर है वो A sin थीटा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ना ये इसके काम में दखल देता है ना ये इसके काम में दखल देता है, दोनों क्या इंडिपेंडेंट है। तो हम फिर इसी का कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, किसके कंपोनेंट कर पाएंगे हम, यहां से आप देखो किसके कंपोनेंट कर पाएंगे, 5 के ही कंपोनेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया 5 cos 45 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 5 sin 45, किसका 5 का किया। अब देखो फिर ये हॉरिजॉन्टल है, इसी में हम हॉरिजॉन्टल और जोड़ देंगे 5√2, फिर और कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं। अच्छा ये वर्टिकल गया है, इसके वर्टिकल में हम ऐड कर देंगे 5√2। इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा तो अब हम देखो हॉरिजॉन्टल को लिखते हैं x कंपोनेंट, x वाला कितना है 5 cos 45 और प्लस 5√2, cos 45 1/√2 और यह बना 5√2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 और √2 हो गया 2, यह हो गया 10/√2। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो कितना बना 15/√2। ऐसे ही हम y कंपोनेंट इसका निकाल लेंगे, y का एलांग कितना होगा, बना 5 sin 45, ये हो गया √2 और ये बना 5√2। तो ये भी उतना ही आएगा 15/√2। अब आप कह रहे होंगे कि हमने x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया और y कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करें। अब आपको करना यह है कि जो रिजल्टेंट होगा AD वो किसके बराबर होगा, √x² + y²। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 हो गया बाहर, ऊपर आया 2 और नीचे आया 2, 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 मीटर। एंगल अगर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो y/x कर लीजिए, y/x कर लीजिए तो 45 डिग्री आएगा कि डिस्प्लेसमेंट किधर से 45 डिग्री पे है। इसको इस नाते सीख लीजिए आप, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम अगर ये वाला सीधा करके लगाएंगे तो नहीं लगेगा, आपको कंपोनेंट ही करना पड़ेगा, बिना कंपोनेंट किए लग नहीं पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो हम देख के हमारी समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। इसमें कह रहा है एक ऑस्ट्रिच है जो इस पाथ पे चल रहा है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और फाइनली ई पे आता है, और इसका एक स्टेप फॉलो 1 मीटर लॉन्ग, एक स्टेप कितना 1 मीटर है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपका 1, 1, 2, 3 और 4। तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। अब क्या करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बाकी आप जब स्क्वायर बन रहा हो, रेक्टेंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो तो यही बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका होगा। लेकिन ये किसी इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है कि आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि किसके कंपोनेंट कर लें, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसका हम कंपोनेंट करेंगे इधर। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, आइए करके देख लेते हैं। इसका कंपोनेंट इधर होगा 1 cos 60 और इधर होगा 1 sin 60। इतनी बात समझ आई, ठीक। तो हम x कंपोनेंट पहले लिखें, तो ये x वाला कितना है 1 मीटर, AB वाला प्लस 1 cos 60 इधर गया, फिर इधर गया, तो हमने इसको तो ब्रेक कर लिया। अब ये वर्टिकल है, अब फिर ये हॉरिजॉन्टल है, किधर आया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एकदम जैसे इधर गया फिर वापस आ गया। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। cos 60 कितना होता 1/2, कितना मिला हमको 0.5 मीटर।
x के डायरेक्शन में हमको x कंपोनेंट मिल गया 0.5। अब हमको क्या करना, अब हमको y निकालना है। y कंपोनेंट देखो, इसमें तो y है नहीं, हॉरिजॉन्टल है, यहां y है, तो y कितना है 1 sin 60। ठीक, फिर क्या है, ये भी तो 1 है, कह रहा ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग, तो ये भी वर्टिकल है, तो ये ऐड हो गया कुछ। अब इसमें कुछ वर्टिकल है नहीं, पूरा हॉरिजॉन्टल है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और +1, तो √3 1.72/2 + 1, इसी को आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा, 16 17 0.866 और +1 कितना बना 1.866। ये बना हमारा क्या, ये हमारा y कंपोनेंट बना। ठीक है, अब हमको क्या करना, अब हमको नेट निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करेंगे, √x² + y²। इसको हम कितना मान लें, 1.9 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो ये बना 0.25 और +4 कितना आया 4.25। इसी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और जो टेढ़े क्वेश्चन दिए हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे समरी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए डिस्टेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। कैसे, देखो मान लीजिए एक बंदा है, यहां से यहां गया, ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे लौट आया, तो जहां से चले अगर हम फिर वहीं पहुंच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इतनी बात समझ आई। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो नेगेटिव होगा, देखो इधर से यहां गए, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया और इधर से हम यहां चले आए, इसके बाहर ज्यादा चल गए, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना। तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, नेगेटिव होगा। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ग्राफ समझने में आसानी होगी, फिर ग्राफ के क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं लगेंगे, आपके रॉन्ग नहीं होंगे। ये ऑलवेज इंक्रीज होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। वी कैन, अच्छा हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा ना कि जब कंपेयर ही हम नहीं कर सकते तो फिर आपने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कैसे बता दिया या फिर छोटा कैसे बताया। ठीक, अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, -x इसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड का मतलब मॉड के बाहर जो आती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर ये चीज लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट आपको बताया हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी डिस्टेंस के, तो ये चीज क्या है, ये रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट का मॉड हमेशा लेस देन या इक्वल होता है डिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो आप ये चीज अगर लिखेंगे ना कि डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिस्टेंस से लेस है या इक्वल है, ये चीज सही है।
अगर आप वैसे लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस के, तो वो रॉन्ग है, वो गलत है, वो सही नहीं है। इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चन हैं जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।